Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this today's MCQ session, which is based on India's freedom struggle. But before starting this session, I would like to tell you that on 1st of August, ट्रिपल एस की तरफ से आप सभी को एक जे एंड के ऑल जे एंड के बेस्ड मॉक टेस्ट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, जो ऑलरेडी आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप ओलियो बोर्ड के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। उसी ओलियो बोर्ड की ऐप पे आपको ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और बाकी डिटेल्स आपको सुमित सर ने समझा दिए हैं कि आपको कैसे ये मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है। ऑन 1st of August, रिमेंबर दिस, आप रिमाइंडर सेट कर लो। ऑन 1st of August आपके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट होने जा रहा है जो स्पेशली रिकमेंडेड है फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट। कमिंग ऑन टू टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ एमसीक्यू नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने अपना जो उनको टाइटल मिला था उन्होंने वो वापस कर दिया। किसके चलते उन्होंने वो वापस किया, किसके खिलाफ, अगेंस्ट व्हाट इंसिडेंट ही रिनाउंस्ड हिज टाइटल। ऑप्शन नंबर ए, हियर इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शन बी इज जलियांवाला बाग मैसेकर। ऑप्शन सी, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ऑप्शन डी, नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ क्या हुआ कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि आई होप कि आपने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग। ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट। देखिए क्या हुआ कि जो पंजाब था, पंजाब ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, पंजाब माना जाता था एक्सट्रीमिस्ट्स का गढ़ माना जाता था। यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ हुआ करते थे। क्या हुआ कि एक सेशन प्रपोज किया गया इन 1919, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन, एक निशस्त प्रपोज किया गया अमृतसर में। जो उस टाइम कांग्रेस रिसेप्शन कमेटी के लीडर थे, मेंबर थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किचलू। उनको अरेस्ट कर लिया गया। आई एम गिविंग दिस इन ब्रीफ फॉर योर रिविजन पर्पस। आई एम गिविंग यू इन अ ब्रीफ वे। और उसी के उनको जब अरेस्ट कर लिया गया, उन्हीं के अरेस्ट के खिलाफ एक ह्यूज गैदरिंग, लोकल गैदरिंग आए, लोग आए और वो जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है वहाँ पे इकट्ठे हो गए। उस टाइम के जो ब्रिगेडियर थे जनरल डायर, वो आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ट्रूप्स को, अपनी मिलिट्री को हिदायत दी कि जो एक ही एग्जिट था जलियांवाला बाग का उसे बंद कर दिया जाए और एंड यू हैव टू फायर ऑन दिस प्रोटेस्टिंग मॉब। उसके बाद मिलिट्री ने फायर खोला, काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए। नियरली अबाउट 1000 पीपल डाइड एंड नियरली 1200 लोग इसमें ज़ख्मी हो गए। और उसी के अगेंस्ट जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपना टाइटल, उन्होंने रिनाउंस किया टाइटल ऑफ नाइटहुड टू द ब्रिटिश, जो उनको किंग जॉर्ज 5 ने मिला था, 5 से मिला था इन लिटरेचर के फील्ड में। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया रविंद्रनाथ टैगोर ने, और उसी के चलते उनको किंग जॉर्ज 5 की तरफ से टाइटल ऑफ नाइटहुड का खिताब मिला था। उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर जैसे ही हुआ, उस इंसिडेंट के अगेंस्ट उन्होंने ये टाइटल वापस किया। बाद में जनरल डायर के ख़िलाफ़ हंटर कमेटी को बिठाया गया, लेकिन हंटर कमेटी ने
एक्विट किया, जनरल डायर बरी हो गए वहाँ से, और उसके बाद जो गांधी जी थे उन्होंने भी जो उनको कैसर हिंद का टाइटल मिला था उन्होंने भी वो वापस कर दिया। ये कुछ इंट्रोडक्शन था, ये कुछ डिस्क्रिप्शन था, ब्रीफ ओवरव्यू था अबाउट जलियन वाला बाग। सो हियर ऑप्शन बी जलियन वाला बाग मैसेकर इज राइट ऑप्शन। उसी के चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने इंक्लूडिंग गांधी जी ने भी अपना कैसर हिंद टाइटल वापस किया था, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भी टाइटल ऑफ नाइटहुड वापस कर लिया। उसके बाद कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 here is the master stroke of Lord Wellesley to establish British paramountcy in India was। इन में से कौन सी पॉलिसी इख्तियार करी थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ब्रिटिश एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ब्रिटिश रूल को यहाँ पे ब्रिटिश रूल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। ऑप्शन ए आपके सामने है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऑप्शन बी हियर इज सब्सिडरी अलायंस, ऑप्शन सी एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई भी नहीं। आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर सब्सिडरी अलायंस। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली थे जिन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। देखिए सब्सिडरी अलायंस क्या था, इसमें जो इंडियन प्रिंस रूलर्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स पे रूल कर रहे थे, वो जैसे ही ये सब्सिडरी अलायंस का जैसे ही ये साइन करते थे, सब्सिडरी अलायंस उनके सामने रखा जाता था, जैसे ही वो कागजात पे साइन कर लेते थे, इसका मतलब था जो इसमें एंटर होंगे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में, उनके टेरिटरीज में ब्रिटिश मिलिट्री तैनात होगी। ब्रिटिश मिलिट्री तैनात होगी, ये इनसे कहते थे कि हम आपको मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे जो आपको प्रोटेक्शन देंगे अगेंस्ट योर, जो आपके दुश्मन है, अगेंस्ट योर एनिमीज आपको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन जो मिलिट्री हम आपके टेरिटरी में तैनात करेंगे वो तो ब्रिटिश मिलिट्री रहेगी ही रहेगी, लेकिन उनका जो भी खर्चा आएगा, चाहे खाने पीने का खर्चा हो, चाहे वेज हो, जितना भी खर्चा आएगा, आर्म्स का खर्चा, सब खर्चा ये जो आएगा, ये जो प्रिंस है, जो प्रिंस रूलर है, जो रूलर ऑफ ए पर्टिकुलर टेरिटरी है, उसको पे करना पड़ेगा। दिस वॉज सब्सिडरी अलायंस। ये था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम टू स्ट्रेंथन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और धीरे धीरे उन्होंने इनको भी अपनी जो अपना एक निज़ाम बनाया था, उन्होंने इस पॉलिसी को ऐसे फिर बाद में अप्लाई करा कि जो अल्टीमेटली जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो भी एनेक्स हो गई किसमें, ब्रिटिश इंडिया में। सो ऑप्शन बी सब्सिडरी अलायंस इज हियर द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी इरविन पैक्ट में कौन कौन से, इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स थे। ऑप्शन 1 इज इन्विटेशन टू कांग्रेस to participate in round table conference, sorry there is second round table conference. Option number 2, withdrawal of ordinances promulgated in connection with the civil disobedience movement. Option 3, acceptance of Gandhi's suggestion for inquiry into police excesses. And option number 4, release of only those prisoners who were not charged with violence. Select the code. Correct answer using the code given below. Option A only 1, option B 1, 2 and 4 only, option C 3 only, option D 2, 3 and 4 only. I hope आपने correct option tick कर लिया होगा. The correct answer to this question here is option number B. Option B is correct. Option number B, that is 1, 2 and 4 correct. देखिए
क्या हुआ कि जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करा, जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, उसमें कुछ प्रोग्राम्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, यानी कि साल्ट लॉ को वायलेट किया, जिसमें डांडी मार्च हुआ, साल्ट सत्याग्रह हुआ। प्रोग्राम्स में साल्ट सत्याग्रह आता था जो कि कोस्टल एरियाज़ में हुआ। फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ सेंट्रल इंडिया में। नाई धोबी बंद वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये कुछ प्रोग्राम्स थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के। क्या हुआ कि देखिए, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू देता हूँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। देखिए, इसके पीछे जो रीजंस थे, एक था कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, साइमन कमीशन का रिपोर्ट था, और उसके बाद जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1929 में ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद जो साल्ट टैक्स इम्पोज किया जाता था इंडियंस पे, ये कुछ कारण थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के। और उसी के चलते कुछ प्रोग्राम्स मुनक्कद किए गए, जिनमें साल्ट सत्याग्रह था, फॉरेस्ट सत्याग्रह, नाई धोबी बंद, नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये कुछ प्रोग्राम्स थे इसके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस के चलते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन में हुआ। और इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन एक बड़ी पार्टी होने के नाते इंडियन नेशनल कांग्रेस के न होते हुए कुछ भी बड़ा ये अचीव नहीं कर पाए, कोई भी बड़ा रिजल्ट सामने नहीं आया इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। कुछ जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पे चल रही थी, कुछ लीडर्स थे उनके, तेज बहादुर सप्रू इंडियन लिबरल फेडरेशन के, M.A. जयकर जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने गांधी जी को भी परसुएड किया कि आप अब क्या कीजिए, आप जो इरविन है उनके साथ आप बातचीत का सिलसिला जारी कीजिए। और फाइनली वाइसराय जो थे उस टाइम के, इरविन, उन्होंने इनविटेशन दिया गांधी जी को, और गांधी जी ने मान भी लिया, और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या था। इसमें था कि जो लैंड रेवेन्यू है 50% वो रिडक्शन किया जाएगा, उसमें 50% रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू में 50% रिडक्शन दिया जाएगा। और जो आप डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो आप चार्ज करते हैं इंडियन रेवेन्यू पे, उसमें भी 50% आप रिडक्शन करेंगे, उस पर भी डिफेंस एक्सपेंडिचर पे 15% रिड्यूस किया जाएगा। और जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं हु आर नॉट इन्वॉल्वड इन वायलेंस, उनको, उन सभी को रिलीज़ किया जाएगा। सारी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ छीनी गई है उनसे, उनको वापस किया जाएगा। परमिशन ऑफ पीसफुल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट, यानी कि साल्ट बनाने, यानी कि साल्ट मैन्युफैक्चर किया करने देंगे इंडियंस को। और उसके चलते उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया, एंड वो फाइनली एग्री हो गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो ऑप्शन 1 हियर इज invitation to Congress to participate in round table conference, option 1 correct. Option 2, withdrawal of ordinances promulgated in connection with the civil disobedience movement, again this is here correct, जो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद ऑप्शन 3, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, नो। एंड ऑप्शन डी, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स who were not charged with violence, again this is right here. So option 1, 2 and 4 are correct. So option B here is correct. So आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 4, MCQ नंबर 4 हियर इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिए हुए कुछ स्टेटमेंट्स है अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फर्स्ट ऑप्शन इज it ended the trade monopoly of East India Company in India except for trade in tea and trade with China. ऑप्शन बी, इसे क्या हुआ, जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो ख़त्म हो गई, एक्सेप्ट ट्रेड इन ट्री एंड ट्रेड विद चाइना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हियर, it asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territories held by the company.
यानी कि अब जो ब्रिटिश क्राउन था, जो बरतानिया में ब्रिटेन में बादशाह था, उसका डायरेक्ट कंट्रोल हुआ इंडिया पे, उसका डायरेक्ट कंट्रोल था। एंड ऑप्शन नंबर 3, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो इंडिया में रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे ब्रिटिश, अब वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए is 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, and option D 1 2 and 3 all of the above। देखिए, एक डिस्क्रिप्शन, एक ओवरव्यू देता हूं आपको पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के मुतालिक। देखिए, ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, एक तो इसने क्या किया, जो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस वाज एबॉलिश्ड, और इसमें मोनोपोली कंटिन्यू हुई ट्रेड में एंड ट्रेड विद चाइना। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ देखेंगे, इट असर्टेड सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, और यस दिस इज राइट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसी के अंडर अब इंडिया को रखा गया, और कंपनी रूल एंडेड। कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी इंडिया में, उसका अब रूल खत्म हुआ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर थर्ड, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश, एंड दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और उसके बाद जो एजुकेशन बजट लाया गया, 1 लाख रुपीज़ एनुअली, दिस वाज फिक्स्ड बजट फॉर एजुकेशन पर्पस। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया इंडियन टेरिटरी में अपना जो उनका मिशन था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, उनको ये हक मिला कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। और ये जो चार्टर था, दिस वाज वैलिड फॉर 20 years, एंड आफ्टर 20 years दिस चार्टर वाज टू बी रिवाइज्ड अगेन। आफ्टर 20 years तक ये वैलिड था। दीज वर द प्रोविजंस ऑफ Charter Act of 1813। Option number 1 is correct, option number 2 is correct, and option 3 is incorrect. So only 1 and 2 are correct. So option number A is the answer to your question number 4. उसके बाद coming on to question number 5, which of the following led to the introduction of English education in India? Right? Option number A, Charter Act of 1813. This Charter Act of 1813. Option B, Government of India Act 1919. Option C, Government of India Act 1935 and Pitt's India Act. The answer to this question again is Charter Act of 1813. This was also the provision कि इससे जैसे ही इन्होंने एजुकेशन बजट फिक्स किया, उसी के साथ उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक और प्रोविजन रखा इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज option A, Charter Act of 1813. Coming on to question number 6. The question number 6 is here. The Hilbert Bill controversy was related to the option A, imposing restrictions on Indians to carry arms. Option B, imposition of restrictions on newspapers and magazines published in Indian language. Option C, removal of disqualifications imposed on Indian magistrates with regard to the trial of Europeans, and option D, removal of the duty imposed on imported cotton cloth. देखिए, 1833 में क्या हुआ, ए बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जो कि असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दिस वॉज इंटेंडेड टू ब्रिंग जो जुडिशल यूनिफॉर्मिटी है उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर कोई यूरोपियन है, कोई ब्रिटिश है, ब्रिटेन से आया है, वो कोई क्रिमिनल केस करता है, क्रिमिनल ऑफेंस करता है, अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है इंडिया में, तो जो इंडियन जज था, तो द जज हु वाज अपॉइंटेड इन इंडियन लैंड, वो उसका केस नहीं लड़ सकता था, यानी कि उसका जजमेंट नहीं दे सकता था इंडिया में कोई भी जज। उनको पुनिशमेंट या उनको रिहाई कहाँ मिलती थी? देयर केस वॉज टू बी ट्राइड कहाँ पे? इंग्लैंड में। जो इंग्लैंड में कोर्ट्स थे, वहाँ पे उनके क्रिमिनल केसेस को
आप ले जा सकते हैं, वहाँ पे आप लड़ सकते हैं, जो कि इंडिया में कोई ब्रिटेन से आके कोई क्रिमिनल ऑफेंस करे। इल्बर्ट बिल में क्या था कि जो कोई भी इंडियन लैंड में कोई क्रिमिनल ऑफेंस करेगा, कोई भी इंडियन जज जो अपॉइंट होगा, जो कोई भी जज जो अपॉइंट होगा इंडियन लैंड में, वो उसका क्रिमिनल केस ट्राई कर सकता है। यानी कि दिस बिल, आफ्टर पासिंग दिस बिल, इंडियन जजेस में ट्राई द क्रिमिनल केसेस ऑफ यूरोपियंस। उससे क्या हुआ, जो रिपत थे उन्होंने चेंज किया, कंटेंट ही बदल डाला, रातों रात उन्होंने कंटेंट ही इस इल्बर्ट बिल का बदल डाला एंड फाइनली उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी में उन्होंने जो इंडियन कोर्ट्स थे उनमें यूरोपियन जजेस को तैनात किया, अपॉइंट किया। उससे क्या हुआ, इल्बर्ट बिल भी एक कंट्रोवर्सी बन गया और कुछ इसमें भी कुछ बाद में क्या हुआ कि इसमें भी उसके बाद जब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी सामने आ गई और जो इंडियन नेशनलिज्म है, इंडियन नेशनलिज्म था, वो भी उस टाइम स्ट्रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन सी हियर इज the answer to your question, removal of disqualifications imposed on Indian magistrates with regard to the trial of Europeans. This is the answer to your question number 6. Coming on to question number 7, the Gadar was a first, जो गदर पार्टी थी ये क्या थी, a revolutionary association of Indians with headquarters in San Francisco. Option B, nationalist organization operating from Singapore. Option number C, militant organization with headquarters at Berlin. And option D, communist movement for India's freedom with headquarters at Tashkent. द करेक्ट, आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। ये अमेरिका से ऑपरेट करती थी, इंडियंस थे। कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 8, हु वर द लीडर्स ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ऑप्शन बी, मोहनदास करमचंद गांधी। एंड ऑप्शन 3, पीसी रे। ऑप्शन 4, के मित्रा। सिलेक्ट द करेक्ट। इनमें से कौन कौन थे जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट के दौरान लीडर्स थे, मेन लीडर्स थे। ऑप्शन ए 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 1, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 2 ओनली एंड ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4 ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन थे जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट के दौरान लीडर्स थे। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका में थे, वो 1915 में, आई थिंक शायद वो जनवरी का महीना था, एंड इन 1915 वो वहाँ से इंडिया वापस आ गए। एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया कब अनाउंस हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ। उसके बाद मैसिव एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स हुई, खाली ना कि बंगाल में बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। रविंद्रनाथ टैगोर ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट करी, पहले कहाँ, बंगाल में। उन्होंने रक्षाबंधन दिवस स्टार्ट करा, किसके लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी फिर से लाने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों और हिंदुओं को एकजुट लाने के लिए, एक साथ लाने के लिए उन्होंने रक्षाबंधन दिवस ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड किचनर को एज मिलिट्री कमांडर तैनात किया था। उसके बाद आप जानते हैं, और एंड दिस इज़ मोर, अब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है इस सेशन का। सो मोहनदास करमचंद गांधी इज़ रॉन्ग हियर, वो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही अपना 1915 में अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट करा, 1915 के बाद उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल कैरियर अपना स्टार्ट किया, और वो शुरू से ही नॉन वायलेंस को प्रेफर करते थे। सो उससे आप गेस लगा सकते हैं कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट शायद वायलेंट हुआ होगा, और मोहनदास करमचंद गांधी नॉन वायलेंस को प्रेफर कर रहे हैं। और उससे क्या है कि ऑप्शन 2 को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 के मित्रा, these were the leaders of anti-partition movement. So option 1, 3 and 4. So option B here is the answer to your question number 8. Coming on to question number 9, and this is the last question.
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस, इनमें से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस क्या क्या था। ऑप्शन नंबर 1, डेवलप एंड कंसोलिडेट ए फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी कि नेशनल यूनिटी लाना, सब लोगों को इकट्ठे लाना, अमंग हिंदूज ओनली, खाली हिंदुओं को। एंड दिस वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव, खाली हिंदुओं को नहीं बल्कि मुसलमानों को भी, सिखों को भी, एंग्लो इंडियंस को भी, क्रिश्चियंस को भी एक साथ लाना, ये किसका ऑब्जेक्टिव था, कांग्रेस का। ये आ गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, डेवलप एंड प्रोपगेट एंड एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, अगेन दिस इज करेक्ट हियर। एंड कॉलोनियलिज्म, यहाँ पे ब्रिटेन कॉलोनियलिज्म को यहाँ पे कमज़ोर करने के लिए उन्होंने प्रोपोगेट किया एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, जिससे क्या हुआ कि कॉलोनियलिज्म को थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ कि कॉलोनियलिज्म थोड़ा पीछे रह गया, उनको बहुत ज़्यादा उनको यानी कि लोगों के अंदर उन्होंने पॉलिटिकली लोगों को। उसके बाद तीसरे ऑप्शन अगर देखेंगे आप, पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, एक तो आप इंटरनेशनल लेवल पे इसको पॉलिटिसाइज करेंगे कि आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हिंदू इंडियंस थे उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट करे, और पॉलिटिकली यहाँ पे कांग्रेस लीडर्स ने एजुकेट किया किनको, लोगों को, क्योंकि एक नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकली एजुकेट किया अबाउट दिस कॉलोनियलिज्म, इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, कॉजेज ऑफ एंड रिजल्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। उससे क्या हुआ कि अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो ऑप्शन 1 हियर इज इनकरेक्ट, नॉट ओनली हिंदूज, इसमें सभी इंडियंस थे, मुस्लिम चाहे हो, सिख चाहे हो, कोई भी किसी भी मजहब से हो, देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप एंड कंसोलिडेट ए फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। ऑप्शन 1 हियर इज करेक्ट, is incorrect. Option 2 correct again, and option 3 again correct. So only 2 and 3, so option D here is correct. I hope आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अब ये लेक्चर सुनेंगे और उसके बाद जहाँ पे भी आप कि कहीं पे भी खामियां रहती है उनको आप आई होप दूर करेंगे। आई होप आपका आज का ये सेशन आपको समझ आ गया होगा। उसमें जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स छेड़े हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के मुतल्लिक मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू जो दिए हैं, आप अच्छे से वो याद रखेंगे और अपने एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वो अच्छे से करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।